हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुमार कॉन्सेप्ट पे, जिस पे आज हम लोग भारतीय संविधान की तीसरी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चेक कर लें थोड़ा माइक काम कर रहा है कि नहीं, बताइएगा आप लोग। क्योंकि ये क्लास यूपीपीसीएस, आरओ, आईएएस, यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। क्योंकि इस क्लास की मैंने 3 क्लास को पढ़ा चुका हूँ। इस भारतीय संविधान को 2 क्लास पढ़ा चुका हूँ, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक शब्दावलियाँ हैं, जिससे मैंने आपको परिचय करा दिया है। संविधान के बारे में बताया है, जो कि इसकी पिछली क्लास जो दूसरी क्लास है, वो जाके आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे कुमार कॉन्सेप्ट पे। और इससे आपको क्या होगा कि यहाँ पे जो शब्द प्रयोग किए जाएँगे उसको समझ में आएगा। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, मैं थोड़ा मोटिवेट होऊँगा कि जिससे आप बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, तो मैं और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और ये क्लास आपको यूट्यूब पे कुमार कॉन्सेप्ट के नाम से मिल जाएगी और बहुत लाभदायक क्लास है। चलिए, तो आज के इस सेशन को मैं शुरू करता हूँ, जिसे राज्य व्यवस्था, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर पूछ दिया जाता है, और पूछने वाले लोग हम लोग के बीच कई लोग ऐसे होते हैं जो आप संविधान पढ़ रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता ना हो कि पॉलिटी किसे कहते हैं और संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान को मैंने बताया कि कानून का संग्रह है, जिसमें और उसे एक किताब में लिखा गया, उसे क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। लेकिन अब पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, इसको हम विभिन्न विचारकों ने अपने मत दिए हैं, लेकिन एक आम तौर पे हम इसे कहेंगे ये संविधान का व्यवहारिक रूप या अनुप्रयोग है। जो संविधान लिखा गया है, हमारा जो भारतीय संविधान लिखा गया है, उसका व्यवहारिक रूप या अनुप्रयोग है, जो व्यवहार में लाया जाता है। जब हमारे विधायक विधायिका बनाती है कानून, जो भी कानून बनाते हैं, जो भी बिल लाते हैं, उसको जब हम जनता के सामने ला के पेश करते हैं, उसे कार्य को करवाते हैं, तो जो संस्थाएं जो उभर के सामने आती हैं, सरकारें आती हैं। जैसे जब संविधान को किसी देश में लागू किया जाता है, तो लागू करने के क्रम में कानून, सरकार के निर्णय, ठीक, सरकार के निर्णय, न्यायालय का निर्णय और संस्थाएं जो उभर कर सामने आती हैं, इन्हें हम सामूहिक रूप से राज्य व्यवस्था कहते हैं। इन सभी को मिला के क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि राज्य की व्यवस्था इस तरीके से चल रही है। अब राज्य क्या है, अब राज्य को हम डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के अनुसार। पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान के अनुसार, जहाँ पे एक निश्चित जनसंख्या हो, जिसका निश्चित क्षेत्रफल हो, जहाँ पे सरकार हो, जहाँ संप्रभुता हो। संप्रभुता मतलब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि देश बिना किसी बाहरी दबाव, अन्य दबाव के कारण अपनी जनता के हित में जो भी निर्णय लेता है, वो जनता के हित में निर्णय लेगा राज्य, ठीक। ये राजनीतिक विज्ञान के, ये सारी चीजें, ये मानक जो रहेगा, ये राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। राजनीतिक विज्ञान के अनुसार ये क्या कहलाएगा, राज्य व्यवस्था, ठीक। एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, वो राज्य कहलाएगा, राज्य कहलाएगा। निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए, वहाँ सरकार होनी चाहिए, उसके संप्रभु होना चाहिए। वो संप्रभु मतलब देश बिना किसी दबाव के निर्णय लेता है, किसके हित में निर्णय लेता है, जनता के हित में निर्णय लेता है। तो इसी तरह अब ये तो हम अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस पढ़े, तो ये सबको जानना जरूरी है। अब हम भारतीय संविधान के अनुसार तो आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 12 में। तो उसको मैं बताऊंगा अगली जो भी क्लास आएंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्लेख कर दे रहा हूँ उसका। और यहाँ पे मेन फोकस हमारा किस पे है, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, इसको समझने में हमारा मेन फोकस है। तो लोकतांत्रिक राज्य है, क्या है, भारत हम लोग का लोकतांत्रिक राज्य है। तो जनता की शक्ति है, तो जनता शक्ति अपने किसको दी है, केंद्र को देती है, राज्य को देती है। स्थानीय स्तर पर नगर पालिका, जैसे ग्राम पंचायत में आप, जैसे शहरों में मेयर के पद, सभासद के पद पे ये होता है, गांव में होता है, ग्राम पंचायतों में होता है, प्रधान के पद पे होता है, जिला पंचायती होती है। तो ये सभी चीजें होती हैं। आप तो नगर पालिका, नगर पंचायत स्थानीय स्तर पे होता है। और अन्य प्राधिकरण, जो भी अन्य प्राधिकार, जैसे गेल हो गई, भेल हो गई, ये सारी कंपनियां जो हैं, ये भी क्या करती हैं, जनता की शक्ति इसमें होती है। ये क्या कहलाती है, सब जब मिल जाते हैं सामूहिक रूप से, तो राज्य कहलाते हैं। ये किसके अनुसार है, भारतीय संविधान के अनुसार। तो लोकतांत्रिक राज्य हम लोग का जनता की शक्ति किसमें है, केंद्र और राज्य में। स्थानीय शक्ति है स्थानीय स्तर पर नगर पालिका और पंचायत। फिर अन्य प्राधिकरण में गेल और भेल। अब केंद्र की मैं बात करूंगा आपको, तो केंद्र में पॉलिटिकल कैसे बताया गया है, राज्य कैसे बताया। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, इसके लिए संपूर्ण शक्ति जनता में ही
निहित है। ठीक, ये सब चीजें हैं। अब इसको मैं आपको मिटा दूंगा। अब यहाँ पे बताऊंगा कि जो 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं द्वारा जो भारतीय संविधान के स्तंभ कहा जाते हैं, भारतीय संविधान के स्तंभ कहते हैं, उन्हें 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं के द्वारा डिफाइन किया गया है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन हमें पता है कि हमारी हमारी जो मीडिया है वो भी क्या है, चौथा स्तंभ है। लेकिन मीडिया का स्तर जो है, आप लोग सूचकांक के माध्यम से और सिविल सेवक है, सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो इतने कमजोर तो होंगे नहीं कि आपने सूझबूझ कर अपने दिमाग के निर्णय लेकर और सभी लोग अपने समझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो समझ ही सकते हैं कि हमारी चौथा स्तंभ जिसे हम कहते हैं मीडिया, वो किस स्तर पे जाके काम कर रहा है, इसका सूचकांक इस स्तर पे क्या है। तो ये हमारे चौथा स्तंभ के रूप में सही खरा उतर रहा है कि नहीं, निभा रहा है कि नहीं, इसको मैं समझाऊंगा अगली क्लास में। लेकिन तब तक आपकी राज्य व्यवस्था को हम समझते हैं। तो यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण अंग हैं भारतीय संविधान के अनुसार। तो आइए देखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3। अब राज्य की शासन व्यवस्था, राज्य शासन व्यवस्था। ठीक, अब इसको डिफाइन करते हैं 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं के द्वारा। 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं के द्वारा राज्य की शासन व्यवस्था, जो राज्य शासन व्यवस्था है उसको 3 महत्वपूर्ण, इसे हम विधायिका कहेंगे, कार्यपालिका कहेंगे, न्यायपालिका कहेंगे। आइए देखते हैं। आपको मैं इस तरह से ऐसे बता दे रहा हूँ कि आप समझते जाएंगे। विधायिका, कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका, और चौथा स्तर तो हम लोग का जान है क्या स्तर है, उसका हो गया मीडिया का, किस हिसाब से काम कर रही है विधायिका। अब विधायिका कैसे काम करती है, ये क्या करती है, कानून का निर्माण करती है, कानून का निर्माण करती है। अब किस तरीके से करती है, अब केंद्र और राज्य दोनों में होता है निर्माण। केंद्र में कैसे होता है, राज्य में कैसे होता है, ये सब मैं बताऊंगा। अब केंद्र के कितने अंग होते हैं, संसद, जैसे केंद्र में संसद होती है, संसद के कितने अंग होते हैं, 3। एक अभी क्वेश्चन ये आता है, बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, एक होगा लोकसभा। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहेंगे, लोकसभा को निम्न सदन, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझ जाएगा। लेकिन लोग कभी कभी लोकसभा को उच्च सदन समझते हैं, लेकिन राज्यसभा हमारा उच्च सदन होता है, निम्न सदन कौन होता है, लोकसभा। तो ये दोनों में से कहीं भी बिल लाया जा सकता है, विधेयक कहीं भी आ सकता है, इसे विधेयक कहेंगे। और बिल, जब कानून कैसे बनता है, जब ये लोकसभा चाहे राज्यसभा कहीं से, दोनों जगह से लाया गया, और फिर इसमें क्या करते हैं, लाने के बाद यहाँ दोनों पे पास हो गया, दोनों जगह राज्यसभा और लोकसभा में, जब इस पे हस्ताक्षर किसका हो जाएगा, राष्ट्रपति का, तो ये क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो विधायिका हमारा क्या करती है, कानून का निर्माण करती है। वैसे राज्य है, राज्य विधानमंडल में आता है, आप राज्य विधानमंडल है, जो विधानमंडल जिसके अंतर्गत आएगा राज्यपाल। ठीक, आप लोग समझिएगा। विधान परिषद कुछ है राज्य जिसकी विधान परिषद है, विधानसभा, वो सब मैं सब चाहते हुए चलूंगा अगली क्लास में। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि राज्य शासन व्यवस्था कैसी है हम लोग की भारतीय राज्य की शासन व्यवस्था कैसी है, और भारत में भारतीय संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्था क्या है। तो शासन व्यवस्था, राज्यपाल होता है, विधान परिषद होता है, विधान सभा होती है। इसमें भी वही तरीका होता है। ठीक, कानून कैसे बनता है, ये सब सिस्टम वही है। और जब मैं राज्य बताऊंगा, सीएम बताऊंगा, प्रधानमंत्री केंद्र बताऊंगा, सभी कानून नियम सब बता दूंगा। फिर आप कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाइए। ये चीजें तो आप लोग समझ गए। कार्यपालिका कैसे काम करती है, कानून का क्रियान्वयन करती है। अब कानून तो यहाँ बन गया, कानून का निर्माण कहाँ होगा, विधेयक। लेकिन इसका
क्रियान्वयन कौन करेगा? राज्य। देखें, कानून का क्रियान्वयन, फिर ये राज्य क्रियान्वयन, फिर नीति का निर्माण ठीक। अब राज्य का कानून का क्रियान्वयन कैसे होगा? अब ये जो कार्यपालिका होती है कितने टाइप की होती है? केंद्र में होती है, राज्य में होती है, दो जगह कार्यपालिका होती है। एक केंद्र हो गया, एक राज्य हो गया। तो केंद्र में एक अस्थाई होती है, पहले अस्थाई होती है, अस्थाई, फिर स्थाई, फिर वैसे यहाँ राज्य में होता है अस्थाई, फिर स्थाई। ठीक, ये चीजें यहीं पे आप समझ लेंगे कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसे हम राज्य शासन व्यवस्था कैसे काम करता है। तो अस्थाई, अस्थाई में हो जाएंगे, अस्थाई में, अस्थाई के अंतर्गत आपके आ जाएंगे, अब जो अस्थाई होंगे केवल ये 5 साल वाले होंगे, जो भी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गया, 5 साल के लिए चुना जाता है, ठीक। मंत्री हो गए, अब फिर पीएम हो गया, ठीक। और राजनीतिक कार्यपालिका, ये क्या है? पीएम, ये केंद्र में हो गया। राष्ट्रपति, राज्य के जो भी मंत्री होंगे, और वो भी राजनीतिक कार्यपालिका। आप ये सब चीज लिखने से ज्यादा समझने में पूरे विश्वास करिए, लिखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि संविधान को समझना बहुत जरूरी है। अस्थाई में आ गया नौकरशाही, जो केंद्र के सेवानिवृत्त जो सेवा करते हुए नौकरशाही है, प्रशासनिक कार्य है। तो जो ये आप कानून बनाए, ये विधायक या सांसद जाके उठ के अपने फील्ड में काम करवा रहे हैं, और ये कर रहे हैं। और यहाँ पे जो नीति का निर्माण नीति भी बनाते हैं, जो सचिव हुए, आईएएस अधिकारी हुए, बड़े बड़े रैंक के अधिकारी हुए, जो कानून करवाते हैं, जिसका लागू करवाते हैं, फिर काम करते हैं उस पे, ये कौन करता है? कार्यपालिका। इस तरीके से राज्य में भी अस्थाई होते हैं, अस्थाई में जैसे सीएम हो गए, फिर राज्यपाल हो गए, ठीक। ये सब क्या है? मंत्री, इनके विधायक हो गए, ये सब अस्थाई 5 साल के लिए। और अस्थाई में क्या होंगे? राज्य की नौकरशाही, जो राज्य का नौकरशाह होगा, ठीक। ये होते हैं राज्य की नौकरशाही, सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त, जिसे हम कहेंगे सेवानिवृत्त। चलिए, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि अब इसके बाद हम बात करेंगे न्यायपालिका की। अब न्यायपालिका हमारा कैसे काम करता है? अब इतना चीज है, राज्य की 3 शासन, 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। अब न्यायपालिका हमारा कैसे काम करेगा? ठीक, न्यायपालिका पहले तो ये न्यायपालिका, अच्छा रुकिए, इसको मिटा के मैं पूरी न्यायपालिका को समझा दे रहा हूँ। अभी मैं कार्य विधायिका को बताया, कार्यपालिका को बताया, फिर न्यायपालिका को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। आगे ही इसके चैप्टर मिलेंगे आपको, क्योंकि जब मैं भारतीय संविधान में सब चीजें बताऊंगा, तो अभी तो मेरा डिस्कस किसी है राज्य व्यवस्था पे, तो कैसे हमारी सिस्टम कैसे काम करता है इसको मैं समझाऊंगा। तो आइए यहाँ पे देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट, एससी जिसे हम कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय, ठीक। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, वैसे उच्च न्यायालय। क्लास हिंदी की है तो हिंदी में मैं, और निचला स्तर क्या है? जैसे जिला, जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, न्यायालय, ठीक। ये क्या हो गया? सिस्टम हो गया हमारा। सर्वोच्च पे कौन रहेगा? टॉप पे कौन रहेगा? टॉप पे सुप्रीम कोर्ट रहेगा। मध्य में कौन रहेगा? उच्च न्यायालय, जिसे एससी कहते हैं, हाई कोर्ट, हर राज्य का हाई कोर्ट है। फिर होगा निचले स्तर पे, निचला स्तर पे कौन होगा? जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। तो जैसे हमारा उत्तर प्रदेश का अधीनस्थ न्यायालय क्या? लखनऊ, हर एक जिले में एक जिला न्यायालय होता है, तो पहले वहां पे चीज होती है, ये ना कि छोटी से छोटी बात आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं। तो एक इसका स्तर है, उस हिसाब से काम करता है। ये टॉप सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है? ये क्या करता है? निर्णय कैसे लेता है? अभिलेख न्यायालय के रूप में, अभिलेख न्यायालय।
फिर इसके जो होते हैं हाई कोर्ट डिसीजन फॉलो करता है, ठीक। हाई कोर्ट के डिसीजन जो होता है कुछ फॉलो करता है, अभिलेख न्यायालय देखता है कि हाँ संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ। आर्टिकल 21 के अनुसार जैसे जिसे जीवन जीने का अधिकार कहते हैं, और इसमें मेनका गांधी केस के द्वारा सम्मानपूर्ण जीवन जीने के अधिकार को जोड़ा गया है, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट का एक मोटा मोटी तौर पे काम रहा है, जिसको हम लोगों ने समझा। और भारतीय शासन की प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए, इसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। और ये क्लास आपको समीक्षा अधिकारी और इस तरह से आपको राज्य व्यवस्था और संविधान में अंतर समझ गया होगा कि संविधान जो है संग्रह है कानूनों का, नियमों का, लेकिन उसे लागू कौन करता है? राज्य व्यवस्था। जैसे लागू हम करवाते हैं, कैसे करते हैं वो तरीका आपको यहाँ पे बताया गया। केंद्र द्वारा, राज्य द्वारा विधि बनाकर फिर क्रियान्वयन करके फिर उसकी व्याख्या भी न्यायपालिका द्वारा की जाती है कि वो सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं। क्योंकि हमारा न्यायालय क्या करता है? व्याख्या करता है। किसका करता है? संविधान की। कैसे व्याख्या करता है? किसी भी न्याय की व्याख्या कैसे करता है? न्याय करना और कानूनों की संविधान के अनुसार व्याख्या करना। न्यायालय के जो तीसरा था, कानूनों की व्याख्या संविधान द्वारा। कानूनों की संविधान के अनुसार व्याख्या करना कौन करता है? न्यायपालिका करता है। कानूनों की व्याख्या कौन करता है? ठीक। कानूनों की संविधान के द्वारा अनुसार व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका करती है हमारी। और कैसे काम करते हुए? टॉप पे सुप्रीम कोर्ट रहेगा, सेकंड मध्यस्थ, मध्य में कौन रहेगा? हाई कोर्ट रहेगा। तो जिला स्तर से आपका काम नहीं बनेगा तो अधीनस्थ, अधीनस्थ से, और अधीनस्थ में आप किए हैं तो फिर इसके बाद उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। उच्च न्यायालय सब संतुष्ट नहीं है तो यहाँ पे फिर उसके जो भी आर्टिकल 21 में कैसे बताया गया क्या चीजें हैं, वो चीजें सब मैं आपको अपने क्लास में बताऊंगा। आर्टिकल 12 में आपको राज्य को परिभाषित किया गया है, वो मैं अनुच्छेद 12 को बताऊंगा। और इस तरह से ये क्लास आपकी पॉलिटी की, जिसमें हमने ये बताया कि राज्य व्यवस्था क्या है, कैसे राज्य व्यवस्था के 3 अंग हैं। जो राज्य की व्यवस्था है, राज्य की शासन व्यवस्था है, वो कैसे काम करती है, इसको मैंने केंद्र में और राज्य में। केंद्र में अगर विधायिका है केंद्र में तो क्या काम करेगी? कोई भी पहले बिल लाएगी, राज्यसभा में ला सकती है, उच्च लोकसभा में। तो वहां से दोनों जगह से पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हो जाएगा तो वो बिल क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, तो कानून बन जाएगा। फिर कानून वैसे भी राज्य में होगा। फिर विधान परिषद होता है, सब फिर राज्य विधानसभा होती है, पहले फिर राज्यपाल होते हैं, ठीक। तो ये 3 तरीके हैं, 3 इसमें भी होते हैं। फिर कार्यपालिका का क्या काम होता है? कार्य क्रियान्वयन करना होता है। एक नीति का निर्माण, क्रियान्वयन कैसे करेगी कार्यपालिका? 2 होती है, एक स्थायी एक अस्थायी। तो अस्थायी में अगर केंद्र में जाएंगे तो केंद्र में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेवानिवृत्त जो कि ये होंगे स्थायी, और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और 5 साल के लिए जो मंत्री होंगे ये सब क्या होंगे? अस्थायी कार्यपालिका के अंग होंगे, ठीक। तो विधायिका कार्यपालिका का मैंने बता दिया। फिर न्यायपालिका कैसे काम की इसको भी बताया। तो यहाँ पर राज्य की शासन व्यवस्था है कैसे काम कर रहा है। हमारा मीडिया चौथा पिलर जो कहा जाता है वो किस स्तर पे काम कर रहा है, ये लोग आप लोग अपने समझ सकते हैं कि क्या उसका स्तर सही है कि नहीं सही है। तो मैं ये क्लास को ज़्यादा बड़ी न लेते हुए, क्योंकि इस क्लास को आप पिछली क्लास से रिलेट करके पढ़ सकते हैं, जो कि संविधान के बारे में बताया गया, और इसमें अंतर आप समझ जाएंगे कि संविधान और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है। और भारतीय राज्य व्यवस्था को भारतीय संविधान के अनुसार कैसे डिफाइन किया गया और पॉलिटिकल साइंस के कैसे डिफाइन किया गया उसको मैंने बताया। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अनुसार एक निश्चित जनसंख्या होती है, निश्चित क्षेत्रफल होता है, संप्रभु होता है, ठीक। और वहाँ सरकार होती है, लेकिन यहाँ पे जनता की शक्ति होती है, केंद्र और राज्य दोनों में होती है। फिर उसमें नगर पंचायत होती है, जैसे नगर पालिका और पंचायत होते हैं, और कुछ प्राधिकार होते हैं, गेल भेल जैसी कंपनियां होती हैं। ये सामूहिक रूप से क्या करते हैं? राज्य की राज्य व्यवस्था है। और इसी को हम राज्य व्यवस्था को पढ़े हैं यहाँ पे, क्योंकि जब कोई कानून किताब में लिखा इसे बंद पड़ा है उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन जब उसे अनुप्रयोग या प्रयोग में लाया जाता है तो वही राज्य व्यवस्था कहलाता है। तो इस तरह से ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मुझे मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो उन बच्चों के पास भी शेयर करिए जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस के लिए आप लोग
जान से लग जाइए दोस्तों। मैं आपके साथ हूँ हमेशा के लिए, क्योंकि जब तक मैं रहूँगा आपको ये भारतीय राज्य व्यवस्था और जो भी क्लास है भूगोल से, वो क्लासें मिलती रहेंगी। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।